मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि हम फसलों में नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, जो कैलकुलेटेड अमाउंट है या रिकमेंडेड डोज है, संस्तुत मात्रा से अगर हम ज़्यादा देते हैं तो इससे फसलों को नुकसान होता है। और ये नुकसान हमें पता नहीं चल पाता है, हम ये सोचते हैं कुछ अन्य कारणों से हो रहा है, जबकि वास्तव में इसका जो कारण होता है वो ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देना है, जो ज़्यादा यूरिया देने से होता है। तो जब भी आप यूरिया देते हैं, पहले देख लें कि उसकी 1 एकड़ में रिकमेंडेड डोज क्या है, संस्तुत मात्रा कितनी है, फिर उसकी कैलकुलेशन करके उतनी ही यूरिया दें। यूरिया की ज़्यादा मात्रा नुकसान करती है, बहुत नुकसान करती है। अलग अलग जगह पे, मिट्टी में, जलवायु में, फसल में। आज जो मैं चर्चा करूंगा वो फसल पे कैसे नुकसान करती है। तो आप कभी भी यूरिया की बहुत ज़्यादा मात्रा ना दें, जितनी जरूरत है उतनी ही दें। तो इस पूरे लेक्चर को आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फसलों में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ज़्यादा यूरिया देने से। देखिए, यूरिया हम क्यों दे रहे हैं? नाइट्रोजन के लिए दे रहे हैं। और जब हम ज़्यादा यूरिया देते हैं तो मिट्टी में ज़्यादा नाइट्रोजन पहुंचेगी और पौधे फिर इसका ज़्यादा अवशोषण करेंगे। अब हम जानते हैं कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्व तो आवश्यक होते हैं, उसके अलावा भी दूसरे तत्व चाहिए होते हैं जो बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं और ये बैलेंस्ड अमाउंट में चाहिए। मतलब इनका एक सही अनुपात होना जरूरी है। अगर ये अनुपात बिगड़ता है तो पौधे के अंदर डिस्टर्बेंस होते हैं, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कोई भी हमारा तत्व है, उसकी एक बैलेंस्ड अमाउंट होनी चाहिए। अधिकता जो है किसी भी तत्व की पौधे को नुकसान पहुंचाती है। यही कारण होता है कि जब नाइट्रोजन ज्यादा पौधे ऑब्जर्व करते हैं तो क्या क्या उसके अंदर नुकसान आते हैं। देखिए, जब पौधे ज्यादा नाइट्रोजन लेंगे तो पौधों के अंदर नाइट्रोजन जाके क्या करेगी? सेल डिवीजन करती है, कोशिका विभाजन करती है और उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ने लगती है। तो पौधे सकुलेंट हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो सकुलेंसी आती है, पौधे कमजोर होंगे, कमजोर पौधे होंगे। पौधों की जो दृढ़ता है वो नहीं रहती है, स्ट्रांग नहीं रहते, मुलायम रहते हैं। तो जब तेज हवा चलेगी या बारिश होगी तो ये पौधे गिर जाएंगे। तो जो गिरने की समस्या होती है, ये पौधे गिरते हैं। तो ये आप सोचते होंगे कि ये बहुत बारिश होने से हो गया, हवा चलने से हो गया। ठीक है, वो बारिश से भी हुआ, हवा से भी हुआ, लेकिन पौधे चूंकि कमजोर थे, उनके तनों के अंदर, उनकी पत्तियों के अंदर वो दृढ़ता नहीं थी, क्योंकि ज्यादा नाइट्रोजन देने से सकुलेंसी आती है, मुलायमपन ज्यादा होता है। तो यही कारण होता है कि पौधे उखड़ के गिर जाते हैं, लॉजिंग हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है ज्यादा नाइट्रोजन देने से। तो जैसे हम देखते हैं मक्के के पौधों में लॉजिंग होती है, गिर जाते हैं ज्यादा नाइट्रोजन देने से। तो ये एक कारण होता है। तो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन ना दें, क्योंकि ज्यादा बारिश होने पे भी पौधे गिर जाएंगे, या तेज हवा चलेगी तो पौधे गिरेंगे। तो ये लॉजिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है, ये नाइट्रोजन ज्यादा देने से बढ़ती है। दूसरा क्या होता है, जब नाइट्रोजन पौधे के अंदर जाती है तो ये पूरी तरह से मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अंदर अधिकता हो गई है और ये घुलनशील रूप में रहती है, सॉल्युबल रूप में रहती है, नाइट्रेट के रूप में रहेगी, अमोनियम के रूप में रहेगी, सॉल्युबल रूप में रहेगी, सॉल्युबल एमाइड्स के रूप में रहेगी। तो इसके अंदर घुलनशील नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और इसी नाइट्रोजन को कीट चाहते हैं, इंसेक्ट लेना चाहते हैं, इसलिए पौधों पे कीट का आक्रमण ज्यादा होता है। तो जो कीट हैं वो ज्यादा लगेंगे और बीमारियां ज्यादा लगेंगी। तो ये बहुत फसलों में देखा गया है कि ज्यादा नाइट्रोजन देने से उसके अंदर बीमारियां ज्यादा आती हैं और इंसेक्ट भी ज्यादा लगते हैं। तो यही कारण होता है कि जहां जिन फसलों में ज्यादा नाइट्रोजन हम देते हैं वहां बीमारी लगने की संभावना ज्यादा होती है। और दूसरा, ज्यादा जब नाइट्रोजन जाती है तो पत्तियों का रंग भी ज्यादा हरा होता है। उस हरे रंग की तरफ कीड़े अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं और वो फिर वहां ज्यादा अटैक होता है। लेकिन जो प्रमुख कारण ये रहता है कि उसके अंदर सॉल्युबल नाइट्रोजन, घुलनशील नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और हर जीव को, चाहे बैक्टीरिया है, फंगस है, कोई डिसीज है, इंसेक्ट है, मनुष्य है, कोई भी है, उसको नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रोटीन बनाने के काम आती है। तो इसी तरह से कीड़ों को भी, कीट को भी, इंसेक्ट को भी प्रोटीन बनानी है, तो नाइट्रोजन लेने के लिए ऐसे पौधों पे अटैक करते हैं जिनसे उनको घुलनशील नाइट्रोजन जल्दी से मिल जाए। तो ऐसे फसल जिसमें हमने ज्यादा यूरिया डाल रखी है, उसके अंदर, पौधों के अंदर घुलनशील नाइट्रोजन ज्यादा होगी तो कीड़े ज्यादा आएंगे, इंसेक्ट ज्यादा लगेंगे। इसी तरह से बीमारियां हैं, चाहे फंगल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, फंगस से होने वाली, और या कवक जिसे हम कहते हैं, जीवाणु से होने वाली, उसमें उनको भी नाइट्रोजन चाहिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको मल्टीप्लाई होने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो ऐसे पौधों में
डिसीज ज्यादा आती हैं। तो यही कारण होता है कि हम अगर ज्यादा यूरिया देते हैं तो वहाँ बहुत अधिक पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ कीट और बीमारी ज्यादा लगेंगे। तो ज्यादा बीमारी लगेगी, फिर हमें उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा दवाइयां डालनी पड़ेंगी, जिससे खेती का खर्चा बढ़ेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि आपको बड़ी बैलेंस्ड अमाउंट में ही यूरिया डालनी चाहिए। ज्यादा डालेंगे तो कीट बीमारी ज्यादा आएंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, देखिए जो नाइट्रोजन है वो पौधों को चाहिए और घास को भी चाहिए। तो घास और खरपतवार जो है वो हमारे खेत में बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम ज्यादा यूरिया डालना है तो वो तो पूरे खेत में डालना है, और खेत में घास भी है। तो अगर वो यूरिया घास को मिल गई तो जल्दी मल्टीप्लाई कर जाएगी। घास खरपतवारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत तेजी से घास बढ़ने लगेगी, हमारे खेत में छा जाएगी, पूरा क्रॉप को कवर कर लेगी। तो यहाँ आप हम यूरिया ज्यादा डालेंगे तो फसल को कम मिलेगी, घास और खरपतवार ज्यादा ले लेंगे। तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हर्बिसाइड डालने पड़ेंगे, खरपतवार नाशी डालने पड़ेंगे, इससे फिर हमारा खर्चा बढ़ेगा। तो ये एक नुकसान होता है। जब घास बढ़ेगी तो हमारी फसल के साथ कॉम्पिटिशन करेगी, तो फसल को दो दूसरे पोषक तत्व हैं वो कम मिलेंगे, जो स्पेस है, जगह है, वो कम मिलेगी, तो पौधों की बढ़वार हमारी रुक जाती है। तो ऐसी, चूंकि देखिए घास बहुत कॉम्पिटिटिव होती हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता फसल से ज्यादा होती है, तो जैसे ही उनको नाइट्रोजन या दूसरी खाद मिलती है और तेजी से बढ़ने लगते हैं, तो पूरे खेत में इनका प्रकोप बढ़ जाता है, और फिर हमको फिर ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं उसको रोकने के लिए। तो ये समस्या आती है कि लॉजिंग वाली बहुत अधिक समस्या देखी जाती है। कीट, इंसेक्ट और डिसीज हैं, घास बहुत बढ़ती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि देखिए जो नाइट्रोजन है वो वानस्पतिक वृद्धि करती है, वेजिटेटिव ग्रोथ करती है, और जब ज्यादा नाइट्रोजन होती है तो वानस्पतिक वृद्धि जो है, जिसे हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, आ, वो ज्यादा होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब उसके अंदर पत्तियां ज्यादा निकलेंगी, क्लोरोफिल ज्यादा बनेगा, और पत्तियां मुलायम भी हो जाएंगी, पत्तियां बहुत ज्यादा निकलने लगेंगी। अब देखिए क्या होता है, जो फसल होती है उसमें दो स्टेज होती हैं। एक वेजिटेटिव स्टेज जिसमें पत्तियां, तने, कल्ले निकलते हैं, टिलर निकलते हैं, कल्ले बनते हैं, और इस जब ये स्टेज पूरी हो जाती है वेजिटेटिव स्टेज, फिर उसमें फूल आने शुरू होते हैं, और उस फूल से फिर फल बनता है, बीज बनते हैं। लेकिन अगर वेजिटेटिव स्टेज बहुत लंबी हो जाए, बहुत देर तक चलती रहे, तो रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या हो जाएगी, देर से आएगी, तो उसमें फिर बीज कम बनेगा। तो जब नाइट्रोजन देते हैं तो वेजिटेटिव स्टेज लंबी हो जाती है, ज्यादा देर तक चलती है, तो सारी एनर्जी किस में लग जाती है, उसकी पत्ती बनाने में, कल्ले बनाने में लग जाती है, और पौधे की जो एनर्जी, फिर जो बीज बनता या जो बाली बनती या भुट्टे में जो दाने बनते हैं वो कम बनते हैं। तो ये कारण होता है कि जब हम बहुत ज्यादा नाइट्रोजन देते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है, फसल में बहुत बड़ी नजर आती है, पत्तियां अच्छी नजर आती हैं, बड़ी नजर आती हैं, कल्ले भी हमें ज्यादा नजर आते हैं, रंग भी हमें गहरा नजर आता है। लेकिन जब उसके अंदर बाली आती है, बीज बनता है, तो वो कम बनता है। क्यों? क्योंकि पौधे की अधिकांश एनर्जी तो पत्ती बनाने में चलेगी, कल्ले बनाने में निकल चली गई। तो वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव स्टेज का एक बैलेंस होता है, एक संतुलन होता है। एक पर्टिकुलर स्टेज जब पूरी हो जाती है वेजिटेटिव स्टेज की, तभी रिप्रोडक्टिव मतलब उसमें फूल आना शुरू होता है। अगर वेजिटेटिव स्टेज लंबी हो जाए, ज्यादा दिनों, बहुत समय तक चलती रहे, तो रिप्रोडक्टिव स्टेज को कम समय मिलता है मैच्योर होने के लिए। तो वहां पे क्या होता है, बाली छोटी होगी, दाना छोटा होगा, तो उपज भी क्या होती है, उससे कम होती है। तो जब भी हम नाइट्रोजन ज्यादा देते हैं, हम देखेंगे कि उसकी वेजिटेटिव स्टेज, वनस्पतिक वृद्धि बहुत ज्यादा होने लगती है, और फिर उससे हमें कम उपज मिलती है। तो अब देखिए पौधे लॉजिंग भी हो रही है, बीमारियां भी लग रही हैं, कीड़े भी लग रहे हैं, घास भी ज्यादा आ गई, बालियां भी छोटी रहेंगी, दाना भी पूरा नहीं भरेगा। तो कुल मिला के क्या होगा, उपज कम होगी, और हमको लगेगा कि हमने तो यूरिया बहुत अच्छी दी, अच्छी मात्रा में दी, ज्यादा दी, उसके बाद भी हमारा उत्पादन कम हुआ। तो उसका यही कारण होता है, क्योंकि हमने फसल के अंदर एक इम्बैलेंस कर दिया। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा दे करके पौधों के अंदर नाइट्रोजन की अधिकता हुई, इम्बैलेंस हुआ, उस कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो इसलिए जब भी आप नाइट्रोजन दें, उसकी कैलकुलेशन करें, उसकी कि कितनी यूरिया हमें देनी है, उसी हिसाब से हम दें। जो रिकमेंडेड डोज है हर फसल की, हर क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड डोज, संस्तुत मात्रा अलग अलग होती है। वो अपने क्षेत्र के अनुसार वो कौन सी फसल है उतनी ही मात्रा देनी चाहिए। देख करके नहीं देनी चाहिए कि 2 बैग डाल दिए, 3 बैग डाल दिए, ऐसे नहीं डालना चाहिए। ऐसे ज्यादा डालेंगे नुकसान होगा, एक तो खेती का खर्चा बढ़ेगा, इतने सारे नुकसान होंगे, और उपज भी कम मिलेगी। तो आगे से आप ध्यान रखें कि जब भी आप नाइट्रोजन दे रहे हैं तो यूरिया की मात्रा की गणना कर लीजिए, उसी के अनुसार डालें। ज्यादा मात्रा में आप डालेंगे तो इसका नुकसान होगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से ज्यादा नाइट्रोजन पौधों की उपज को कम करती है। तो अब आप बहुत सोच समझ के ही, पूरी कैलकुलेशन करके ही सही समय पर सही मात्रा डालें, ताकि हमको उसका पूरा लाभ मिले, यूरिया से फसल को नुकसान ना हो।
इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।